तो हमने जहाँ कल छोड़ा था प्रीवियस क्लास में, उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हम फिजिकल फीचर्स देख रहे हैं अफ्रीका के, तो फिजिकल मैप के ऊपर देखेंगे तो हम कुछ रिवर्स वगैरह मार्क करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस रीजन में। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं अफ्रीका के वेस्ट में, वेस्ट अफ्रीका में चलेंगे। वेस्ट अफ्रीका के अंदर यहाँ पर हमको सेनेगल नाम से कंट्री है, यहाँ पर एक नदी मिलेगी, नाम है सेनेगल, सेनेगल कंट्री, सेनेगल ही रिवर। ठीक है, सेनेगल रिवर यहाँ पे मार्क करनी है आप लोगों को। देयर इज अ रिवर विच इज नोन एज सेनेगल, सेनेगल रिवर इस रीजन में है। दूसरा यहाँ पे जो है वो एक और रिवर इस रीजन से निकलती है। अच्छा, सेनेगल रिवर निकल तो मिड से रही है और जा इधर रही है अटलांटिक ओशन में। रिवर्स के साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, रिवर्स कहाँ जाती हैं ये भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, कौन सी रिवर का पानी किधर गिरेगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, इसीलिए इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहां से एक इंपॉर्टेंट नदी निकल रही होगी जिसका नाम है नाइजर रिवर। इधर से निकल के नाइजर रिवर माली के अंदर से होकर इधर साउथ में आकर नाइजीरिया के अंदर से इधर समुद्र में गिरती है अटलांटिक ओशन में। नाइजर रिवर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ दिस एरिया। ठीक है, नाइजर रिवर के बाद में यहां पर साउथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर आएगी, इस रिवर को कहेंगे कॉन्गो। इधर मिड में यहां आ जाएंगे अपन। अब यहां पे आएगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर जिसका नाम है कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर की सबसे खास बात, कॉन्गो को जायर भी बोलते हैं, ये बात ध्यान रखें। कॉन्गो रिवर की सबसे खास बात यह है कि कॉन्गो रिवर जो है वो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है, इक्वेटर पे से 2 बार गुजरती है। कॉन्गो रिवर जो है वो इक्वेटर पे से 2 बार गुजरती है। पहले नीचे से ऊपर जा रही है और फिर वापस नीचे साउथ की तरफ आ रही है, इक्वेटर पे से निकल रही है 2 बार। ठीक है, सो यहाँ पे ये रिवर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जायर यानी कि कॉन्गो के रेन फॉरेस्ट के बीच से भी निकलती है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रिवर है। अच्छा, अब इसी के बगल में या इसके इस वाली तरफ जाएंगे अपन, तो यहाँ पे अपने को 2-3 तालाब मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक बड़ा सारा तालाब मिलेगा जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा तालाब भी है, लेक विक्टोरिया। दिस इज लेक विक्टोरिया। ओके, अब लेक विक्टोरिया की इंपॉर्टेंस ये है कि लेक विक्टोरिया के नॉर्थ की तरफ एक नदी निकलती है जो लेक विक्टोरिया से नॉर्थ की तरफ चलना चालू करती है और ऐसे करके सुडान, साउथ सुडान के अंदर से ऐसे होते हुए यहां से होकर जो है वो नॉर्थ में इजिप्ट तक जाती है और ऊपर की तरफ में इधर मेडिटेरियन सी के अंदर गिरती है। इस नदी को वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी के नाम से जाना जाता है। दिस इज नोन एज द नाइल रिवर। नाइल रिवर का ओरिजिन कहाँ है? लेक विक्टोरिया। नाइल रिवर के अंदर 2 इंपॉर्टेंट रिवर आती हैं। एक है व्हाइट नाइल, जिसको अभी अपन ने मार्क किया, इसको व्हाइट नाइल लिख रखा होगा यहां पे सुडान के पास में, और यहीं पर दूसरी तरफ इथोपिया वाली जगह से या जहां पर इथोपियन हाईलैंड है या यहां पर एक तरीके का पठारी क्षेत्र है, इथोपियन हाईलैंड जिसको बोलते हैं, उठावा एरिया है, पहाड़ी इलाका है थोड़ा सा। इथोपियन हाईलैंड से इसकी दूसरी धारा या फिर दूसरी शाखा निकलती है जो कि ब्लू नाइल के नाम से जानी जाती है और वो इस व्हाइट नाइल में आकर मिल जाती है। अब यहां पे एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है, अभी थोड़े दिन पहले न्यूज में है, बहुत ज्यादा न्यूज में है। इथोपिया अभी इस पे व्हाइट नाइल जो है, सॉरी जो ब्लू नाइल है, इसके ऊपर एक बांध बना रहा है। इस बांध की वजह से ये डर हो गया है कि इस रीजन में जो आगे कंट्रीज हैं उन सब के लिए पानी की समस्या खड़ी हो जाएगी और इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा हंगामा शुरू हो गया है। इन देशों के बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है क्योंकि इस नाइल रिवर के पानी को लेकर जो है वो डिस्प्यूट शुरू हो गया है, लड़ाई शुरू हो गई। ठीक है, क्योंकि ये वैसे भी जो है वो सूखे इलाकों से, रेगिस्तान वाले इलाके से होकर गुजरती है और इस वजह से इसके पानी की अहमियत बहुत है। खासतौर से इजिप्ट के अंदर अगर जाकर देखेंगे तो इजिप्ट के अंदर जो नाइल के ऊपर की तरफ वाला जो एरिया है, जहां पर नाइल रिवर जाकर जो है
वो इसमें मिलती है, समुद्र में मिलती है, तो यहाँ पर जो है वो नाइल डेल्टा बनाती है। इस तरीके से नाइल का ये जो डेल्टा है, डेल्टा वो जगह होती है जहां पर नदी के मिट्टी की वजह से नदी की धाराएं जो है वो अलग अलग हिस्सों में टूट जाती है और इसकी वजह से डेल्टा फॉर्मेशन होती है। इस तरीके से नाइल डेल्टा जो यहाँ पर है, इस नाइल डेल्टा में सबसे ज्यादा खेती होती है इस रीजन में। और इस नाइल रिवर के आसपास वाले रीजन में इजिप्ट में अच्छी खेती होती है और इसी वजह से मिस्र की सभ्यता जो है वो इसी रीजन में बनी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो थोड़ी बहुत पानी होने की वजह से यहाँ पे फिर भी खेती हो सकती है, बाकी सब तो रेगिस्तान है। तो इस वजह से ये पूरा एरिया में नाइल की इंपॉर्टेंस बहुत हो जाती है। और अगर नीचे इथोपिया इसका पानी रोक लेगा तो यहाँ पे ड्राई डेजर्ट होने की वजह से इसमें पानी तो और आएगा नहीं, सारा पानी आता तो इधर साउथ से ही है। तो अगर ये पानी रोक देंगे तो ऊपर वाले कंट्रीज के लिए पानी की प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा इन लोगों का कहना है। और इस वजह से यहाँ पर जो है वो नाइल के रिवर के पानी को लेकर जो है वो इशू चल रहा है इन कंट्रीज के बीच में। नाइल रिवर के बाद में यहाँ पर इस एरिया में इथोपिया के अंदर ही अपन देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटे से तालाब तालाब दिखाई देंगे आपको बहुत सारे, जो कि इधर तक जाएंगे तो आगे जाकर यहाँ पर युगांडा और रवांडा नाम से दो छोटे छोटे से कंट्री हैं लेक विक्टोरिया के बिल्कुल पास में। यहाँ पर एक छोटा सा लेक दे रखा होगा, लेक टरकाना, लेक टरकाना करके दे रखा होगा। ये लेक विक्टोरिया के नॉर्थ की तरफ मिल जाएगा आपको, लेक टुरकाना, लेक विक्टोरिया के इधर नॉर्थ की तरफ में, यहां केनिया के बॉर्डर पे, सॉरी, ठीक है। लेक टुरकाना इंपॉर्टेंट लेक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या चीज है वो ये देख रहे हैं हम कि यहाँ पर दो चार लेक्स की एक सीरीज बन रही है या एक श्रृंखला बन रही है, जिसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ छोटे छोटे से लेक दिखाई दे रहे हैं। इस लेक्स के अंदर एक छोटा सा लेक दिखाई देगा, लेक असल। इधर नॉर्थ में जाने पर जिबूती के पास में लिखा मिलेगा लेक असल, यहां पर है लेक असल, जिबूती के अंदर जाकर। यहां पर अफ्रीका के मैप में, यहां पर ऊपर वाले एरिया में जिबूती के पास में दिखाई देगा, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, लेक असल जो है वो अफ्रीका का सबसे निचला इलाका है, लोवेस्ट प्लेस ऑफ अफ्रीका, जो कि जिबूती के अंदर है। उसके बाद इससे आगे जाएंगे तो अपन इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ सारे लेक भरे हुए हैं। फिर ये लेक आगे जाकर ये लेक तुर्काना के अंदर से होकर फिर आगे बढ़ते हैं और लेक तुर्काना के साउथ की तरफ में और भी बहुत सारे लेक इस तरीके से एक एरिया बना रहे हैं। इस तरीके की बाउंड्री बन रही है जो कि अफ्रीका को बीच से एक तरीके से बांट रही है या तोड़ रही है। इसी के बगल में लेक विक्टोरिया के दूसरी तरफ जाने पर हमको जो है वो यहाँ पर दो लेक और देखने को मिलेंगे जो भी इसी तरीके की फॉर्मेशन बना रहे हैं। और ये यहाँ पर जो है वो अफ्रीका के इस तरीके से जो है वो डिवीजन कर रहे हैं या फिर टुकड़े कर रहे हैं, यहाँ पर दो हिस्से बना रहे हैं। और यहाँ पर दो लेक आते हैं जिनमें से एक है लेक एल्बर्ट, नॉर्थ वाला है लेक एल्बर्ट, यहाँ पे ये लेक एल्बर्ट है, लेक विक्टोरिया के बिल्कुल बगल में देखेंगे। लेक विक्टोरिया के वेस्ट की तरफ और साउथ की तरफ में यहाँ पे बुरुंडी के पास में और इसकी बॉर्डर के साथ में लगता हुआ है तंजानिया की बॉर्डर के साथ में और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बॉर्डर के बीच में एक लेक और मिलेगा, लेक टंगानिका, लेक टंगानिका, ये है लेक टंगानिका। लेक टंगानिका के बाद में और नीचे जाएंगे तो लेक मालावी, ये मालावी कंट्री के अंदर है इसीलिए लेक मालावी। ये जो पूरे लेक्स देख रहे हैं अपन, ये पूरा लेक एरिया और यहां से ऊपर की तरफ नॉर्थ में, यानी कि अगर मैप पे मैं दूसरा पेन कलर लेके मार्क करूं तो यहां से इस तरीके से ये वाला एरिया ऐसे, और फिर इधर की तरफ में इधर यहां अफ्रीका के अंदर जो है वो एक तरीके की ब्रेकिंग दिखाई देगी या एक तरीके की टूट दिखाई देती है। इसके पीछे का रीजन है कि यहाँ पर दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं और इसी प्लेट को आप यहाँ पर रेड सी के अंदर भी देख सकते हो। ये देखो यहाँ से ये दो प्लेट जो है वो अलग अलग दिखाई भी देंगी, तो इनके बीच में एक खाई बन गई है जिसकी वजह से ये एरिया जो है वो एक तरीके से एक दूसरे से अलग हो गए हैं
और यहाँ पर जो है वो रेड सी भी इसी का हिस्सा है, इसी के आगे बढ़ता हुआ हिस्सा है। फिर यही हिस्सा आगे और बढ़ेगा तो डेड सी वाला इलाका भी इसी खाई के अंदर स्थित है। या निचला इलाका था, जैसा हमने बात की थी कि लोएस्ट प्लेस ऑन द एशियन कॉन्टिनेंट था। तो इन सब वजहों से देख सकते हैं हम, ये एक इस तरीके की बड़ी सारी दरार पड़ गई है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीचों बीच। और इसको यहां पर लिखा हुआ भी होगा ईस्ट रिफ्ट वैली या अफ्रीकन रिफ्ट लिखा कहते हैं इसको, अफ्रीकन रिफ्ट वैली कहते हैं इसको। ये अफ्रीकन रिफ्ट वैली अफ्रीका कॉन्टिनेंट के दो हिस्से कर रही है। धीरे धीरे ये कॉन्टिनेंट के दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर जाए जा रहे हैं। आने वाले कुछ लाखों सालों के अंदर ये जगह जो है वो इतनी ज्यादा दूर हो जाएंगी कि ये जगह अभी भी बाकी आसपास के इलाकों से नीचे हो चुकी हैं। और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा जब इधर का सारा पानी इन एरिया में भर जाएगा और यहाँ पर पूरा जो है वो एक ओशियन बन जाएगा, या यहाँ पर एक समुद्र बन जाएगा, सी बन जाएगा। तो ये किस वजह से हो रहा है? ये अफ्रीका में रिफ्ट होने की वजह से हो रहा है। और यहाँ पे दो प्लेट आपस में एक दूसरे से दूर जाती हैं। इसको ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट कहा जाता है। रिफ्ट मतलब जहां से दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब इसकी वजह से इस जगह पे जो शहर हैं, जो गांव हैं, उनकी जमीन एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी सी दूर होती जा रही है, फटती जा रही है। हर साल कुछ सेंटीमीटर दूर हो जाती है। पर अगर आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले कोई रोड बनाई गई होगी तो आज की तारीख में उस रोड के बीच में बड़े बड़े गड्ढे बन गए होंगे। बड़े बड़े गड्ढे मतलब खाई जितने बड़े बड़े गड्ढे। तो इस तरीके से इस कंट्रीज में जो है या इस रीजन में जो है वो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के टूटने की वजह से यहां पर जो है वो एरिया सेपरेट होते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो लेक्स हमने मार्क किए हैं, लेक टंगानिका, लेक एल्बर्ट, लेक असल, ठीक है, लेक तुर्कानिया और सॉरी तुर्काना और लेक न्यासा, इनको इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, ध्यान रख लेना कि ये कहां पर सिचुएटेड है। थोड़ा आइडिया होना चाहिए। लेक देकर पूछ ले अफ्रीका में है, अमेरिका में है, तो आपको कम से कम एटलीस्ट ये तो पता हो कि ये अफ्रीका में। ठीक है, अब यहाँ जाम्बिया नाम से एक कंट्री है साउथ की तरफ। साउथ की तरफ एक कंट्री है, नाम है जाम्बिया। जाम्बिया कंट्री में से एक नदी बह रही होगी जिसका नाम है जम्बेजी। जाम्बिया नदी के जाम्बिया कंट्री में बह रही है जम्बेजी नदी। लेक नायसा के साउथ की तरफ में जाके देखेंगे तो हमें यहाँ पे दिखाई देगी। अब इस नदी पर एक वो है, झरना है, वाटरफॉल है, जिसको विक्टोरिया फॉल्स के नाम से जाना जाता है। प्लीज इसको मार्क कर लेना। विक्टोरिया फॉल्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं। ये वर्ल्ड के सबसे बड़े वाटरफॉल्स हैं। यानी कि चौड़ाई के हिसाब से अगर बात करेंगे तो इसका एरिया बहुत ज्यादा वाइड है, बहुत चौड़े वाटरफॉल्स हैं ये। ये वाटरफॉल्स, विक्टोरिया फॉल्स। ठीक है, अच्छा, जाम्बेजी के बाद में, जाम्बेजी के साउथ में जाने पर हमें जो है वो जाम्बेजी नदी से साउथ में इधर जाने पर जो है वो एक और नदी मिलेगी हमको, जो कि हमें मिलेगी साउथ अफ्रीका वाली बॉर्डर पे या बोत्सवाना साउथ अफ्रीका बॉर्डर पे। यहां पर आपको एक नदी मिलेगी, नाम है लिम्पोपो। ठीक है, लिम्पोपो रिवर जो है वो एक अनदर इंपॉर्टेंट रिवर है। लिम्पोपो रिवर की खासियत ये है कि लिम्पोपो रिवर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार काटती है। ठीक है, तो ये स्पेशलिटी है। इन दो नदियों को ध्यान रखना, खासतौर से कॉन्गो जो है वो ट्रॉपिक ऑफ ये सॉरी इक्वेटर को 2 बार पार करती है। और लिम्पोपो दो दो जगह से निकलती है, 2 बार इस पे से निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे से 2 बार निकलती है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो नाम देकर आपसे पूछा जा सकता है कि नदी कहाँ मिलेगी।
ठीक है, तो ये हो गई रिवर्स, नदियां। अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर लेक्स हो गए, रिवर्स हो गई, नदियां हो गई। एक पहाड़ की चोटी है जिसकी बात करना जरूरी है, उसके बिना अफ्रीका पूरा नहीं हो सकता, जो कि आपको यहां पर मिलेगा। केनिया और तंजानिया की बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच, खाली मैदानी इलाकों के बीचों बीच एक इकलौता ज्वालामुखी का पहाड़ है, जिसको किलीमंजारो के नाम से जाना जाता है। प्लीज रिमेंबर, माउंट किलीमंजारो इज अ वॉल्केनिक पीक and it is the highest peak of Africa, highest peak of Africa, Mount Kilimanjaro। चारों तरफ घास के मैदानों के बीचों बीच एक इकलौता ज्वालामुखी, जिसकी चोटी पे बर्फ तक भी दिखाई देगी। तो इसके पीछे रीजन है कि बर्फ जो है वो हाइट पे डिपेंड करती है, कि लैप्स रेट होने की वजह से इक्वेटर वाले रीजन के आसपास होने के बावजूद भी ऊपर बर्फ जमी हो सकती है, क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है एटमॉस्फेयर में ऊपर जाने पर, जिसको लैप्स रेट कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इक्वेटर होने के बावजूद भी यहाँ पर ऊपर जाने पर ठंड लग सकती है आराम से। तो एनवायरनमेंट में ऊपर जाने पर, एटमॉस्फेयर में ऊपर जाने पर ठंड होती है, ये उसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है, चाहे ये इक्वेटर पे क्यों ना हो, है ना। तो इसलिए माउंट किलिमंजारो इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज तो एक तो ये वॉल्केनो है, हालांकि ये अभी फटा नहीं रहा है, ये एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ये है अफ्रीका का कॉन्टिनेंट, जिसके फिजिकल फीचर के बारे में बात कर चुके हैं। अब थोड़ी बहुत कंट्रीज की बात करेंगे हम इधर वाली तरफ। रिसेंट में एक कंट्री बहुत ज्यादा न्यूज में रही जिसका नाम है माली, इसको मार्क कर लेना। माली की लोकेशन पूछ सकता है अपकमिंग एग्जाम में, कारण है क्योंकि अभी हाल ही के अंदर माली में तख्ता पलट कर दिया था, मिलिट्री कू हो गया था, जहां पर सेना ने जो है वहां के राष्ट्रपति को हटाकर सत्ता अपने हाथ में ले ली। ये पिछले 2 हफ्ते पहले की ही न्यूज है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अपकमिंग एग्जाम में माली के बारे में इंफॉर्मेशन आ सकती है, तो इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर इसके बाद में इधर की तरफ आएंगे अपन, यहां पर एक सूडान नाम से कंट्री है। सूडान एक इंपॉर्टेंट कंट्री है क्योंकि अभी हाल ही में सूडान से इसका साउथ वाला हिस्सा अलग हो गया, जिसको साउथ सूडान अलग कंट्री बना दिया गया। साउथ सूडान जो है वो वर्ल्ड की सबसे नई कंट्रीज में से एक है, अभी 4-5 साल पहले ही बनी है ये। और साउथ सूडान जो है वहां पर लड़ाई चल रही है, गृह युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से इंडियंस वहां पर फंस गए थे और उन्हें जनरल वीके सिंह प्लेन लेकर गए थे और बचा कर लाए थे। ऑपरेशन संकट मोचन नाम दिया गया था जिसको, ऑपरेशन संकट मोचन सूडान से जुड़ा हुआ है, ये बात ध्यान रहे। साउथ सूडान, दक्षिण सूडान, कैपिटल है जूबा, दक्षिण सूडान की कैपिटल है जूबा। दूसरा इधर सेंट्रल अफ्रीका में कॉन्गो एक मेजर कंट्री है, बट मेजरली यहाँ पे रेन फॉरेस्ट होने की वजह से ज्यादातर एरिया में लोग नहीं रहते हैं, कुछ एक जनजातियां रहती है जो मेजरली फॉरेस्ट के अंदर रहती हैं। डेवलपमेंट कम है क्योंकि मेजरली फॉरेस्ट के अंदर है एरिया और रिसोर्स रिच है, तो यहाँ पे रिसोर्सेज वगैरह काफी ज्यादा मिलते हैं। इसी के बगल में रवांडा और बुरुंडी नाम से 2 छोटे छोटे से कंट्री हैं, नॉर्थ में युगांडा है। इन सब कंट्रीज को थोड़ा सा देख सकते हैं मैप पे, हालांकि मैं एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा कि इनको याद कर लेना, बट इनमें जैसे फॉर एग्जांपल रवांडा में जो कैपिटल है किगाली, इसमें 2017 की जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है वो हुई थी, सीओपी जो है वो हुई थी, इसीलिए किगाली एग्रीमेंट जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। अभी हाल ही के अंदर जो है वो किगाली एग्रीमेंट में एचएफसी जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होते हैं उनको हटाने की बात की गई थी, उसका एग्रीमेंट हुआ था, इसलिए वो उस टाइम पे न्यूज में था। तो अभी आने के चांसेस मैं नहीं कहूंगा है या नहीं है, पता नहीं, बट रवांडा में किगाली शहर इंपॉर्टेंट है और किगाली में एक एग्रीमेंट हुआ है क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ, जिसमें ओजोन को नुकसान पहुंचाने और ग्रीन हाउस गैस को या ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होते हैं, एचएफसी होते हैं, उनको हटाने की पूरी एग्रीमेंट किया था किगाली में।
ये 2019 में शुरू हुआ एग्रीमेंट, 2017 में साइन हो गया था। तो इस तरीके से जो है वो किगाली इंपॉर्टेंट है। किगाली रवांडा की कैपिटल है, जो लेक विक्टोरिया के पास में है। और फिर साउथ में जाने पर यहाँ पर एक मोजाम्बिक नाम से कंट्री दे रखा है, जिम्बाब्वे यहीं पर है, हरारे जिम्बाब्वे की कैपिटल है। और लास्ट में सबसे साउथ में है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में 3 कैपिटल हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं, एक केप टाउन है, एक ब्लूम फोंटेन है और एक प्रिटोरिया है। मेजरली प्रिटोरिया को इसकी कैपिटल माना जाता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट शहर है जिसका नाम मार्क कर लेना, डरबन। डरबन ही वो शहर है जहां पर महात्मा गांधी गए थे और उन्हें जो है वो ट्रेन से उतार दिया गया था। मेजरली डरबन में ही महात्मा गांधी ने जो है वो अपना काम किया, इधर की तरफ में डरबन। मेनली महात्मा गांधी ने काम डरबन में किया। और यहाँ पर एक छोटा सा कंट्री है, नाम है लिसोथो। ये पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ है। साउथ अफ्रीका और इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं हिस्टोरिकली भी, क्योंकि महात्मा गांधी की वजह से। फिर अभी रिलेशन तो और अच्छे हुए हैं। साउथ अफ्रीका और इंडिया ब्रिक्स का हिस्सा है, BRICS जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हिस्सा भी है। BRICS एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। BRICS ब्रिक्स। ठीक है, तो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है ये। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो ओवरऑल ये है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, खास तौर से जैसे मैंने बताया था इन वाली कंट्रीज के अंदर गोल्ड वगैरह, डायमंड वगैरह। और साउथ में, साउथ अफ्रीका के अंदर भी गोल्ड एंड डायमंड का बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। दूसरा, ये जो कॉन्गो वगैरह, कैमरून वगैरह हैं, ये जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं अफ्रीका के, ट्रॉपिकल कंट्रीज के अंदर से कॉफी एंड कोकोआ, यानी कि जो चॉकलेट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसका एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के साथ एक खास बात ये भी है कि अफ्रीका वर्ल्ड का इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर तीनों पास होती हैं। और कोई कॉन्टिनेंट ऐसा नहीं है जहां से ये तीनों लाइन पास होती हो। और वर्ल्ड का इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट भी है जहां से ग्रीनविच मीन टाइम, GMT लाइन और इक्वेटर दोनों पास होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशलिटी है अफ्रीका की, जिसके साथ में अफ्रीका कॉन्टिनेंट को मैं यहाँ पे खत्म करूंगा।